हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीकन कंटिनेंट के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में हम ये समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो हमारी परीक्षा में आते हैं। इसको मैप की सहायता से जब समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और अगर आपको मैप अगर याद है तो क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं उसके गलत होने के, अगर आपने उसको मैप से पढ़ा हुआ है तो चलिए देखते हैं। अफ्रीकन में फ़िज़िकल भी ये हमारे पास मैप है, आप देख पा रहे होंगे। ये प्राकृतिक पूरा आपको वितरण दिख रहा है, और ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप है जिसमें आपको कंट्रीज़ दिख रही होंगी। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ़िज़िकल इसका पूरा मैप देखते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे। इस पूरे मैप में अगर हम देखें तो सबसे पहले सराउंडिंग्स आप देखिए कि किससे किससे घिरा हुआ है अफ्रीकन कंटिनेंट। यहाँ पे आप देखिए आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे आपको बाब अल मंडेव जल संधि यहाँ दिख रही है, यहाँ पे आपको जिब्राल्टर जल संधि दिख रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे आपको स्वेज कैनाल दिख रहा है। ये क्वेश्चन आते हैं, अभी इसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आप ये देखते जाइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको इंडियन ओशन दिख रहा है, ये आपका इंडियन ओशन है। यहाँ पे आपको मेडागास्कर यहाँ पे द्वीप दिख रहा है, मोज़ैम्बिक चैनल यहाँ पे है, यहाँ पे। और इसके बाद आप इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे केप ऑफ गुड होप दिखेगा, ये आपका केप ऑफ गुड होप है। ये पूरा अटलांटिक महासागर है। तो मोटे तौर पे अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वो आप इधर इस वाले हिस्से में देखेंगे तो आपको अटलांटिक महासागर दिखेगा। आप इधर उत्तरी हिस्से में, लगभग उत्तरी हिस्से में देखिए तो आपको मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। आप इधर देखिए आपका ये रेड सी जो है आपको स्वेज कैनाल के आसपास दिखेगा। तो मतलब आप ये भी समझ गए होंगे कि जो स्वेज कैनाल है वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को क्या करती है, जोड़ती है। फिर उसके बाद आप देखिए इधर आपको इंडियन ओशन दिखेगा, यहाँ पे आपको मेडागास्कर द्वीप ये दिख ही रहा है, सबसे बड़ा द्वीप है ये। इधर आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा। खास बात ये है अफ्रीकन, अगर हम पूरे कंटिनेंट की बात करें, अफ्रीकन महाद्वीप की बात करें, तो यहाँ से आपको तीनों काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो गुजरती हुई दिखेंगी। ये आप देखिए, ये आपको 0 डिग्री दिख गई, जिसको आप विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। और उसके बाद आप देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, जिसको आप कर्क रेखा के रूप में जानते हैं, ये यहाँ से गुजर रही है, ये आपकी हो गई कर्क रेखा। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे मकर रेखा के पास, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको आप मकर रेखा कहते हैं, वो आपको यहाँ से गुजरती हुई कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पे आपको कालाहारी मरुस्थल दिखेगा, यहीं से गुजरती हुई आपको दिखेगी। काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो गुजरती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और फिर आप अगर 0 डिग्री, ये तो अक्षांश रेखा की बात हमने कर ली, 0 डिग्री अगर आप देशांतर रेखा की बात करें तो ये आप देखिए, ये रेखा यहाँ से गुजरेगी और यहाँ पे गिनी की खाड़ी है यहीं पे। तो गिनी की खाड़ी के पास जो है वो रेखा, ये एक दोनों रेखाएं जो हैं आपस में विभाजित होती हैं। मतलब अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ आपस में काटती हैं, तो आप बताएंगे या तो अटलांटिक महासागर, या आपको अटलांटिक महासागर दिख रहा है, या तो आप बता देंगे गिनी की खाड़ी के पास काटती है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए। अगर हम बात करें अफ्रीकन पूरे कंटिनेंट में, अगर दूसरे कंटिनेंट से अगर हम संबंध देखें तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एशिया कंटिनेंट से अगर हम बात करें अफ्रीकन कंटिनेंट की, तो स्वेज नहर जो है या स्वेज कैनाल जो है इससे पृथक होते हैं। मतलब स्वेज कैनाल जो है वो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। इधर आप देखिए अदन की खाड़ी के पास आपको बाब अल मंडेव जल संधि दिख रही है, ये भी एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इधर आप देखिए आपको जिब्राल्टर जल संधि दिख रही है, यहाँ पे आपको मोरक्को दिखेगा अफ्रीका वाले क्षेत्र में, और यहाँ वाले क्षेत्र में आपको स्पेन दिखेगा। स्पेन मोरक्को के बीच में है ये। और अगर सागरों के रूप में आप देखें तो इधर आपको भूमध्य सागर दिखता है, इधर आपको अटलांटिक महासागर दिखता है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देश पूछे तो स्पेन मोरक्को, अगर महासागर पूछता है तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। तो यहाँ पे आप देखिए जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरेशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर हम यहीं पे बात करें, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। अगर हम बात करते हैं इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आप देखिए यहाँ पे आपको पर्वतमालाओं का विस्तार दिखेगा इस क्षेत्र में।
ये देखिए लिखा है यहाँ पे सहारन एटलस, आप देख पा रहे होंगे सहारन एटलस लिखा है। तो ये एटलस एक पर्वतमाला है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दिखती है। तो यहाँ पूरा ये विस्तार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये पर्वतमालाओं का विस्तार। और इसी का फिर विभाजन कर दिया गया है। ये सहारा के पास जो है वो सहारन एटलस हो गई, मध्य भाग में जो है वो मिडिल एटलस हो गई, ऊंचे भाग में जो है हाई एटलस हो गई। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एटलस पर्वतमाला ही है। और पर्वतमालाएं आपको देखने को मिलेंगी। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किलिमंजारो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको किलिमंजारो पर्वत जो है वो देखने को मिल रहा है 5895। और आप थोड़ा सा और दक्षिणी भाग में आ जाइए, तो दक्षिणी भाग में आप ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहीं ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के थोड़ा सा आप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जाइए तो आपको कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलेगा। जैसे उधर सहारा मरुस्थल था ऊपरी क्षेत्र में, वैसे कालाहारी मरुस्थल है। यहीं पे थोड़ा सा और आप चले जाइए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अटलांटिक महासागर की तरफ, तो आपको नमीबिया डेजर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 मरुस्थल जो हैं वो देखने को मिलते हैं लगभग। ये आपको ये वाला भी मरुस्थलीय क्षेत्र ही आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको बड़े, अगर पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट में बात करें अगर बड़े डेजर्ट्स की, तो आपने देखा सहारा, कालाहारी, नमीबिया, ये 3 काफ़ी बड़े जो हैं वो डेजर्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ऊंचे पर्वतों में मैंने आपको बता ही दिया, किलिमंजारो जो है, किलिमंजारो पर्वत जो है ये एक बार प्रश्न आया था कि किन 2 देशों की सीमा में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, किलिमंजारो पर्वत जो है ये आपको मैं पॉलिटिकल मैप दिखाता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये आप देखिए, ये आपको दिखता है केन्या, ये आपको दिख रहा है तंजानिया, ये यहीं पे है किलिमंजारो पर्वत। तो ये जब प्रश्न पूछेगा कि किलिमंजारो पर्वत जो है वो किन 2 देशों की सीमा पे है, तो तंजानिया और केन्या की सीमा पे है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये वाला जो पूरा हिस्सा है जो एशिया से पूरा जुड़ा हुआ हिस्सा है, आप इसको देखिए, इस क्षेत्र को देखिए, आप समझ पाएंगे। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा जो हिस्सा है, मतलब आप पूरा इसको एशिया वाले हिस्से को भी ले लीजिए, इस पूरे हिस्से को, तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। एक ये महाद्रोणी है और ये एशिया से चालू होती है अमृत सागर से होते हुए मोज़ेम्बिक, ये पूरा जो क्षेत्र है मोज़ेम्बिक वाला, यहाँ से इसको पूरा भी ले लीजिए, मोज़ेम्बिक और स्वाज़ीलैंड के पठार तक ये पूरा फैली हुई है। ये पूरी एक महाद्रोणी है पूरी। और ये पूरा आप देखिए, इसी महाद्रोणी में ये लाल जो सागर है वो इसी का हिस्सा है पूरा। ये जो बाब ऑफ मंडेव जो जल संधि है वो सब पूरा इसी का हिस्सा है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है उसका एशिया और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट्स में जो है वो प्रसार हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप समझ के होंगे। अब देखते हैं आगे कुछ और फैक्ट्स जो हमारी परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न पूछा गया था सबसे बड़ा महाद्वीप, ये सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अफ्रीका का, तो ये मेडागास्कर है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे आपको मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक चैनल के आपको जस्ट इधर ये दिखेगा, ये मेडागास्कर द्वीप है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें झीलों की, तो कई झीलें आपको अफ्रीकन कंटिनेंट में कई झीलें आपको देखने को मिलेंगी, खासकर इस वाले हिस्से में जो ग्रेट रिफ्ट वैली से सटा वाला हिस्सा है, वहाँ काफ़ी झीलों का जो है वो विकास हुआ है। तो ये पूरा रिफ्ट वैली से आप बिल्कुल दक्षिण हिस्से में आ जाइए तो आपको उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब उत्तर से दक्षिण आपको झीलों का एक पूरा क्रम दिखेगा। चलिए एक एक करके झीलें देखते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये पूरा हमारा सहारा मरुस्थल का जो पूरा भाग था, यहाँ बीच में एक ये देखिए लेक चार्ड लिखा है, ये चार्ड झील बिल्कुल सहारा मरुस्थल के बीचों बीच में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आप देख रहे होंगे टुरकाना, लेक टुरकाना। पहले इसको रुडल्फ झील कहा जाता था, अब इसका नया नाम है लेक टुरकाना, ये ध्यान रखिएगा। ये आप गूगल भी कर सकते हैं और ये किताबों में भी अब अपडेट होने लगा है। तो इसका 1 या 2 सालों के बीच में इसका नाम जो है बदला गया है, तो लेक टुरकाना अब इसको कहा जाने लगा है। तो आप देख रहे होंगे लेक टुरकाना हो गया। लेक टुरकाना के आप देखिए इधर आपको लेक एल्बर्ट दिख रही होगी। लेक एल्बर्ट के आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो लेक एडवर्ड आपको दिख रही है। एडवर्ड के नीचे आइए तो लेक किवू आपको दिख रही है। किवू के नीचे आइए तो लेक टंगानिका आपको दिख रही है। फिर इसके नीचे आप और आ जाइए तो लेक मलावी, या इसी को लेक न्यासा कहा जाता है। तो कई बार इनका, जैसे यूपीएससी वगैरह की परीक्षा में इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इनका क्रम जमाइए उत्तर से दक्षिण। तो
ऐसे ही आपको ये पूरा याद रखना है। इसकी कोई ट्रिक्स भी आती हैं गूगल वगैरह या आप यूट्यूब वगैरह में देख लीजिएगा, इसकी कई ट्रिक्स हैं, तो उस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो टुर्काना हो गया, फिर या इसी को आप रुडल्फ कह लीजिए, फिर एल्बर्ट हो गया, एडवर्ड हो गया, किवू हो गया, टंगानिका हो गया, न्यासा हो गया। ये पूरी झीलें जो हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजी हुई हैं। खास बात यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको बीच में दिख रही होगी बिल्कुल लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और ये ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ से 0 डिग्री जो है वो गुजरती है, तो लेक विक्टोरिया के बिल्कुल बीचों बीच से जो है वो आपकी ये भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है, ये हमको ध्यान रखना है। और यहीं लेक विक्टोरिया से आपको नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो नील नदी जो है वो आपको यहीं से इसका उद्गम जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि नील नदी जो है वो 2 शाखाओं में विभक्त होती है, मतलब 2 शाखाओं के रूप में इसका उद्गम होता है। अभी आगे हम फिर बात करेंगे। पहले आप ये जाने रखिए कि इसी लेक विक्टोरिया से जो है वो नील नदी का उद्गम होता है, फिर ये ऊपर चली जाती है और ये आप देखिए ये वाइट नील और ये ब्लू नील के रूप में विभाजित होती है। तो इसको समझते हैं पहले। ये देखिए लेक विक्टोरिया है, यहाँ से आप जब आएंगे तो ये आपको टाना दिख रहा होगा, ये लेक टाना है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसको हम ब्लू नील कहते हैं। ये देखिए आपको ब्लू नील दिख भी रहा होगा। और यहाँ कहीं से ये वाली धारा आगे जाती है, तो ये वाइट नील की धारा जो है वो आकर के खार्तूम के पास जो है ये ब्लू नील से मिल जाती है, एक तरह से संगम का निर्माण करते हैं। और फिर यही नदी जो है ये फिर आगे निकल जाती है और जा करके आप देखेंगे कि ये भूमध्य सागर में इसका समापन हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तो आप समझ पाएंगे। ये हिस्सा आप देखिए, यहाँ आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये वाइट नील हो गया, ये ब्लू नील हो गया, और ये पूरा यहाँ से ये पूरी नील नदी आती है और यहाँ पे भूमध्य सागर में इसका समापन हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर में समापन हो जाता है। और ये यहाँ पे आपको एक छोटी सी और झील दिखेगी, लेक नासिर झील। नासिर झील भी यहाँ पे है। और ये नील नदी का समापन जो है ये स्वेज कैनाल से बिल्कुल आप इधर देखेंगे तो ये नील नदी का मुहाना है। ये यहाँ पे आप देखिए भूमध्य सागर में इसका समापन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नील नदी का उद्गम जो है वो आपको जो लेक विक्टोरिया है, जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी, अफ्रीकन महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और फिर भूमध्य सागर में ही गिरती है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ है। इसी नदी पे एक बांध भी बना हुआ है, आसवान बांध। आसवान बांध जो है वो नील नदी पे बना हुआ है। ये कई बार प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, नील नदी का एक मतलब इसको, ये चूँकि इजिप्ट वाला क्षेत्र है, इसको मिस्र का वरदान भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। दूसरी जो यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है वो है कॉन्गो नदी। ये आप देख रहे हैं कॉन्गो बेसिन है, ये आपको कॉन्गो नदी दिख रही है। ये अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। ये अफ्रीकन उच्च भूमियों से, ये पूरा अफ्रीकन उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए और यहाँ से ये देखिए प्रभावित होती है। तो पहले एक बार भूमध्य रेखा को, ये आपकी 0 डिग्री है, पहले भूमध्य रेखा को एक बार काटती हैं, फिर उसके बाद ये ऊपर जा कर के फिर नीचे आकर के भूमध्य रेखा को काटते हुए और यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री को 2 बार काटने वाली ये नदी कॉन्गो नदी है, अफ्रीका की नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 0 डिग्री को काट रही हैं, क्योंकि अभी आपको एक दूसरी भी नदी मिलेगी जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को काटेगी, ये ध्यान रखिएगा, मतलब मकर रेखा को काटेगी। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कॉन्गो नदी। आगे आप देखिए और भी प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पे आपको नीचे नदी दिखेगी जाम्बेजी नदी। 2 नदियाँ दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2 नदियाँ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक जाम्बेजी नदी, एक लिम्पोपो नदी। 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो कुछ बांध हैं या जो जलप्रपात हैं वो महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और सबसे खास बात कि एकमात्र जो ये 2 नदियाँ हैं वो हिंद महासागर में गिरती हैं। बाकी जो नदियाँ हैं वो या तो भूमध्य सागर में गिर रही हैं या अटलांटिक महासागर में गिर रही हैं।
गिर रही हैं। लेकिन ये जो 2 नदियाँ हैं, देखिए जाम्बेजी नदी जो है वो इधर गिर जाती है और लिम्पोपो नदी जो है वो यहाँ पे गिर जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 नदियाँ जो हैं अफ्रीका की हिंद महासागर में गिरती हैं। जाम्बेजी नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे ये देखिए विक्टोरिया फॉल्स जो है वो इसी जाम्बेजी नदी पे है। एक तो पहला ये, दूसरा आप देखिए बगल में लेक करीबा लिखा हुआ है, तो करीबा बांध जो है वो भी जाम्बेजी नदी पे है। ये भी हमको ध्यान रखना है, MPPSC या अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। लिम्पोपो नदी पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए आपको 23.5 डिग्री जो है वो दक्षिणी अक्षांश जो है वो दिख रही है। और आप देखिए ये लिम्पोपो नदी जो है ये पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आकर के ये यहाँ पे इसका समापन होता है। तो ये लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो 2 फैक्ट आपको यहाँ इंपॉर्टेंट मिले। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी मैंने आपको बताया कॉन्गो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी मैंने आपको बताया लिम्पोपो नदी। तो दोनों याद रखिएगा, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मरुस्थलों की, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तरी क्षेत्र में आपको यहाँ पे सहारा मरुस्थल दिखता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा मरुस्थल है, विश्व का, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसके आप मध्य में, मैंने आपको बताया था कि मध्य में चाड झील जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस सहारा मरुस्थल के आप दक्षिण में देखिए, तो दक्षिण में आपको जो मरुस्थल देखने को मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, यहाँ पे आपको कालाहारी मरुस्थल जो है वो देखने को मिलता है। कालाहारी मरुस्थल ये आप हो गया, इसी के बगल में आप देखिए ये नमीबिया डेजर्ट हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल जो है ये एक बार प्रश्न पूछा था कि किन देशों में फैला है, तो दक्षिण अफ्रीका वाले देश में भी है और बोत्सवाना में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नमीबिया वाला जो है वो पूरी तरीके से नमीबिया में फैला हुआ है। फिर एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अब इस कॉन्टिनेंट से प्रश्न आते हैं कि कई बार घास पूछ लेता है कौन सी, तो उष्ण घास के मैदान जो हैं उनको सवाना कहा जाता है। उष्ण घास के मैदान मतलब 0 डिग्री के आसपास आपको जो भी घास के मैदान दिखेंगे इस पूरे क्षेत्र में, मतलब जो आपका ये पूरा हाईलैंड्स वाला क्षेत्र है, तो ये तो पूरा सवाना डेजर्ट का क्षेत्र हो गया। तो इससे आप थोड़ा सा आप इस वाले हिस्से में आइए, इस वाले हिस्से में आइए, तो आपको यहाँ पे सवाना घास के मैदान दिखेंगे। ये इनकी खास बात ये होती है कि इन घास के मैदान में कहीं कहीं पतझड़ वाले वृक्ष भी होते हैं और बीच बीच में पतझड़ के वृक्ष के गुच्छे रहते हैं, ये इनकी खास बात है। तो उष्ण घास के मैदान जो हैं वो सवाना हैं, और जो शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं जो आपको दक्षिणी क्षेत्र में दिखेंगे वो आपके हैं वेल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा। अफ्रीकन महाद्वीप की बात करें तो 2 प्रकार के हमको घास के मैदान दिखते हैं। अगर उष्ण घास के मैदानों की बात करें तो सवाना, और शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो वेल्ड। उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे, मतलब उत्तरी अफ्रीका में आप देखिए, तो एस्पार्टो एक घास मिलती है, काफ़ी फेमस घास है ये, अफ्रीकन कंटिनेंट में ही बहुतायत में देखने को मिलती है। इस घास से कागज़ बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी परीक्षा में पूछा गया था जो मुझे याद है, तो मैंने आपको बता दिया। एस्पार्टो घास जो है वो कागज़ बनाने के काम में आती है। अगर हम इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के बारे में हम बात करें, तो आप देखिए कि जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में जो जनजाति निवास करती है या जो आदिम जाति निवास करती है उसको बद्दू कहा जाता है। मतलब ये पूरा क्षेत्र आपका जो है सहारा मरुस्थल का, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो जाति निवास करेगी उसको बद्दू कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र है आपका, जो पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है, ये पूरा हिस्सा पूर्वी अफ्रीका का, यहाँ मसाई जाति जो है वो निवास करती है, जनजाति। और कॉन्गो बेसिन का जो क्षेत्र है, ये पूरा आपको कॉन्गो बेसिन का जो क्षेत्र है, यहाँ पे पिग्मी जनजाति निवास करती है। कालाहारी वाला जो क्षेत्र है, ये आपका कालाहारी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बुशमैन। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि बुशमैन जो है वो उसका निवास स्थल, इस जनजाति का निवास स्थल कहाँ है, तो कालाहारी मरुस्थल है। या पूछ लेता है कॉन्गो बेसिन में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो पिग्मी। सहारा मरुस्थल में कौन सी करती है, तो बद्दू हो गया। पूर्वी अफ्रीकन क्षेत्र में कौन सी है, तो मसाई हो गया। ये ऐसे प्रश्न जो हैं वो कई बार परीक्षा में देखने को मिले हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी कई ऐसी जनजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। अफ्रीकन की, अब अगर हम अफ्रीका क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कई जो हैं वो सोने की और हीरे की खानें मिलती हैं। और प्रीमियर खान एक जो है वो अफ्रीका की बड़ी प्रसिद्ध जो है वो खान है। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि विश्व का सबसे विशाल हीरा जो है वो आपको इसी प्रीमियर खान में मिलेगा। उसका नाम कुलीनान रखा गया था। और ये पूरा अफ्रीका का जो क्षेत्र है, पॉलिटिकल देखिए तो ज़्यादा समझ पाएंगे। ये आप देखिए,
ये देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें आप देखिए ये आपको जोहान्सबर्ग दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक किम्बरले दिख रहा है। किम्बरले काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है, हीरा का काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ये सबसे विशाल हीरा जो है कुलीनान जो है, यहाँ की एक प्रीमियर खान है अफ्रीका की, वहाँ से जो है वो जो है निकाला गया है और उसका थॉमस कुलीनान ने उसको निकाला था, इसीलिए उनके सम्मान में इसका नाम कुलीनान रख दिया गया। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बस्टर्ड और शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया जो है वो पाई जाती है। ये आपका कालाहारी मरुस्थल हो गया। यहाँ पे शुतुरमुर्ग और बस्टर्ड जो है वो पाई जाती है। अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है, ये आपका अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है यहीं पे है। ये ट्रांसवाल क्षेत्र में जेब्रा और जिराफ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ के जेब्रा और जिराफ जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आप अगर देख पा रहे हों इसके पश्चिमी हिस्से में, मैं आपको पश्चिमी हिस्सा दिखाता हूँ। आपको एक द्वीप दिखेगा, सेंट हेलेना द्वीप। यहाँ देखिए तो आपको समझ में आएगा पॉलिटिकल में। ये आप देख पा रहे होंगे सेंट हेलेना द्वीप, ये आप देखिए यूके लिखा हुआ है उसके नीचे। सेंट हेलेना द्वीप जो है, आपको ये ध्यान होगा अगर आप इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें 1815 से 1821 तक जो महान सम्राट नेपोलियन रहते हैं इनको कैद करके रखा जाता है। ये अभी वर्तमान में यूके के अंडर में है या यूके के संरक्षण में है। फिर आप चलते हैं, फिर एक इम्पॉर्टेंट झील जो है वो छूट गई थी, तो मैं आपको बताता हूँ रुकवा झील। ये टंगानिका झील जहाँ पे है उसके जस्ट नीचे ही आपको रुकवा झील दिखेगी। ये जो आपको दिख रही है ये छोटी सी झील, यहाँ पे मेंशन करना भूल गए हैं मैप में। तो ये रुकवा झील जो है ये तंजानिया में है और ये टंगानिका झील के जस्ट नीचे आपको दिखेगी। काफ़ी, ये रुंगवा लिखा हुआ है बिल्कुल ये। तो ये झील जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध झील है। ख़ास बात ये है कि यहाँ ये पूरा कोयला क्षेत्र है, कोयले की बहुत मोटी तहें जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं और इस पूरे क्षेत्र में आपको बहुमूल्य पत्थर देखने को मिलेंगे। आपने नाम सुना होगा, एमरल्ड हो गया, टोपज हो गया, रूबी हो गया, ये सब जो पत्थर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये झील, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। अगर पॉलिटिकल मैप की बात करें तो पॉलिटिकल मैप में सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो अफ्रीका की बड़ी कंट्रीज़ में इनकी गिनती होती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखने से ही समझ में आ रहा है, अल्जीरिया हो गया। अल्जीरिया जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा जो है वो प्रांत है या सबसे बड़ा जो है वो कंट्री है। और 3 देश आप यहाँ देखिए कि ट्यूनेशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया। इनको अफ्रीकन माइनर स्टेट्स की संज्ञा दी जाती है। मोरक्को, ट्यूनेशिया और अल्जीरिया। इसको पूरे प्राचीन काल में बारबरी स्टेट्स के नाम से भी इनको जाना जाता था। यहाँ पे जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल में आप देखिए यहाँ पे पोर्ट सईद लिखा है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो आप देखिए उत्तरी हिस्से में पोर्ट सईद लिखा है और इजराइल के नीचे आप देख रहे होंगे पोर्ट सईद हो गया इसके उत्तरी हिस्से में। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि स्वेज कैनाल के उत्तरी हिस्से में कौन सा पोर्ट है, तो पोर्ट सईद है। और नीचे वाला में ये स्वेज नगर है, यहाँ पे स्वेज नगर है और इसके बीच में कई झीलें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। मंजाला झील हो गया, तिमसा झील हो गया, इस्माइली झील हो गया, ये सब इसके बिल्कुल आंतरिक हिस्से में, बिल्कुल बीच वाले हिस्से में देखने को मिलती हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। अगर हम कॉन्गो की बात करें तो कॉन्गो की बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये बीच वाला हिस्सा जो है कॉन्गो है, ये आपको, ये कॉन्गो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्गो, जिसको आप जायरे के नाम से जानते हैं। पुराना नाम, वैसे कॉन्गो का पुराना नाम अगर देखें तो जायरे ही है। पूरा पूरा विश्वत रेखा पे है, आप देखिए पूरा विश्वत रेखा पे आपको दिखेगा। ये 0 डिग्री जो है ये आप दिख रही है बिल्कुल एडवर्ड झील के पास से। और ये पूरा विश्वत रेखा पे है। काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे वर्षा होती है और सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसीलिए कठोर लकड़ी का सबसे बड़ा भंडार जो पूरा अफ्रीका में देखने को मिलता है वो कॉन्गो प्रदेश में ही देखने को मिलता है। क्योंकि सदाबहार वन पाए जाते हैं इसीलिए यहाँ पे गुरिल्ला हो गया, चंपांजी हो गया और जितने जो चिड़ियाघर में से संबंधित जो विशालकाय जो भी हमारे जानवर होते हैं, जो भी
जंगल में जो भी विशालकाय जो भी जानवर होते हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसको विशाल चिड़ियाघर की उपमा भी दी जाती है कॉन्गो को, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अगर हम पॉलिटिकल में ही दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो आप दक्षिणी हिस्से में देखिए, ये देखिए आप साउथ अफ्रीका को देख पा रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो है ये विशिष्ट कृषि प्रधान देश है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे दक्षिणी हिस्से में शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं, मकर रेखा के पास शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलते हैं, जिसको हम वेल्ड के नाम से जानते हैं और इसको हम मक्का का त्रिभुज कहते हैं। मक्का का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। मक्का का त्रिभुज जो है वो इसी वेल्ड प्रदेश को कहा जाता है। जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं इसको हम मक्का का त्रिभुज कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का जो वेल्ड प्रदेश है उसको मक्का का त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे सबसे खास बात है, यहाँ पे एक भेड़ पाई जाती है जिसको मेरिनो भेड़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरिनो भेड़ का जो ऊन है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। आप जब देखेंगे तो संसार का जो प्रमुख ऊन उत्पादक राष्ट्रों में देखेंगे तो उसमें दक्षिण अफ्रीका की गिनती जो है वो अग्रणी देशों में होती है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे सूडान की, तो पॉलिटिकल में आप देखिए यहाँ पे सूडान, ये आप देख पा रहे होंगे, नील नदी आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये आप देखिए, तो अब तो इसका ये पुराना चूंकि मैप है, अब इसका यहाँ से विभाजन ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ ऐसे ही है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये दक्षिणी सूडान का है और ये पूरा उत्तरी सूडान हो गया। ये खार्तूम आप देख रहे होंगे, यहाँ खार्तूम के पास ही तो ये संगम का निर्माण करती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, वाइट नील और ब्लू नील। तो ये जो दक्षिणी सूडान है वो 2011 में अस्तित्व में आया है और 2011 में इसका ये अलग हो गए उत्तरी सूडान से। नाइजीरिया की अगर बात करें तो नाइजीरिया में ये आप देखिए, नाइजीरिया है, इसकी राजधानी अबूजा है। ये कई बार पूछा गया है नाइजीरिया की राजधानी। तो इन क्षेत्रों में कुछ विशेष जनजातियां जो है निवास करती हैं। येरूबा हो गया, हाउसा हो गया, फुलानी हो गया, ये इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। नाइजीरिया में यहाँ पे आप देखिए, ये जो नदी जा रही है ये ऊपर नाइजर नदी है। नाइजर नदी जो है वो इसको पाम ऑयल रिवर कहते हैं और नाइजीरिया एक पाम ऑयल कंट्री भी है। यहाँ पे जो पाम ऑयल के जो ट्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं संख्या में मिलते हैं और उसका जो एक ऑयल सिल्क है वो जा कर के उस नदी में जम जाता है, इसीलिए उसको नाइजर को पाम ऑयल रिवर कहते हैं और नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। और तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये नाइजीरिया और यहाँ से गुजरने वाली है नाइजर नदी, ये हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ बांध, प्रमुख बांध जो हैं वो कहाँ पे हैं। तो यहीं नाइजर नदी पे ही जो अभी हम बात कर रहे थे, आप देखिए यहाँ पे लिखा है पोर्ट हार्डकोर्ट लिखा हुआ है और यहीं पे एक बांध आपको यहाँ पे दिखेगा बिल्कुल सीमा पे, और बिल्कुल सीमा पे आपको दिखेगा कैंजी बांध। तो नाइजर नदी पे ही कैंजी बांध है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। आप फिर आ जाइए यहाँ पे कॉन्गो पे, तो ये आप देख रहे होंगे जायरे नदी है। जायरे नदी जैसे ही कॉन्गो की सीमा में प्रवेश करती है तो इनगा बांध बनाती है। तो इनगा बांध जो है वो अभी आपको ध्यान रखना है कि जायरे नदी पे है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट बांध है वो युगांडा के पास है। ये युगांडा नदी आप देख रहे होंगे, युगांडा में यहाँ से आपको ये वाइट नील जो दिखती है, ये जो नील वाला हिस्सा है, यहीं पे एक बांध बनता है जिसको हम ओवन बांध कहते हैं। दरअसल ओवन एक यहीं प्रपात है, उसी ओवन प्रपात पे एक ओवन बांध जो है वो बना हुआ है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर अगला जो लास्ट इम्पॉर्टेंट जो बांध है वो है सूडान अपने देश में। तो सूडान में एक बांध है सिन्नार बांध। सिन्नार बांध जो है ये आपको जो ब्लू नील दिख रही है यहीं पे आपको सिन्नार बांध दिखेगा। तो ये 4 बांध आपको ध्यान रखने हैं। कैंजी बांध आपका नाइजर नदी पे है, फिर इनगा बांध जो आपका जायरे नदी पे है, ओवन बांध आपका श्वेत जो नील नदी है युगांडा में बनाती है वो है, फिर सिन्नार बांध जो है वो आपका नीली नील नदी पे है सूडान में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अंतिम जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ जो हमारी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये आप मापुतो देख रहे होंगे। ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है मापुतो। मापुतो की खाड़ी जो है ये पूछा जाता है कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है। तो मापुतो की खाड़ी जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक के आप देख पा रहे हो, ये स्वेजीलैंड हो गया, मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है और ये हिंद महासागर में है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मापुतो की खाड़ी कौन से सागर के पास है, हिंद महासागर में। फिर आप आ जाइए थोड़ा सा इधर, आप
अटलांटिक महासागर की तरफ। तो आप देखेंगे यहाँ पे वेल्विस की खाड़ी है, ये आप देखिए वेल्विस की खाड़ी। वेल्विस की खाड़ी जो है ये नमीबिया के पश्चिमी महासागरीय हिस्से में है, तो ये हमको ध्यान रखनी है वेल्विस की खाड़ी। तो ये 2 खाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आप देख लेते हैं एक बार एक सरसरी निगाहों से कि और कोई चीज़ें जो हैं वो कोई छूट अगर रही हों तो उसको भी देख लेते हैं। ये आपने देख ही लिया, ये मोरक्को स्पेन जिब्राल्टर जल संधि ये हमने देखा था। फिर आपका ये भूमध्य सागर हो गया, ट्यूनीशिया वाले तो हमने देख ही लिए थे। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी हमने देख लिया था, समझ लिया था। और यहाँ पे रेड सी हो गया, रेड सी के बाद ये अदन की खाड़ी हो गया। एक पॉइंट छूट रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इथोपिया है, जिबूती है, सोमालिया है और यहाँ पे इरिट्रिया होगा, ये इरिट्रिया है। तो इन चारों कंट्रीज़ को आप देखिए, ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे हॉर्न होती है ना, ऐसे आप देखिए बिल्कुल, है ना। इस पूरे हिस्से को अगर आप महसूस कर पा रहे हो तो एक हॉर्न तरीके दिखता है। तो इसीलिए इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपके अफ्रीकन कंटिनेंट में घुमा फिरा करके पूछी जाती हैं। इतने फैक्ट अगर आपने मैप से समझ लिए हैं तो अगर परीक्षा में कहीं अगर रिपीट होते हैं तो उनकी गलत होने की संभावना कम रहती है। इसको आप किसी भी किताब से, चाहे तो आप बर्नवाल की किताब से, चाहे तो आप परीक्षा वाणी की किताब से, चाहे माजिद हुसैन की किताब से, आप इसको देख करके रिवाइज़ कर सकते हैं। मैप से पढ़िए, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे शॉर्ट रिवीजन टाइप के वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज अफ्रीकन कंटिनेंट था जिसमें हमने पॉलिटिकल और फिजियोग्राफिक फीचर्स देखे हैं, और कल फिर हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।